हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की इतिहास की बुक से चैप्टर नंबर 3 तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात की गई है तीन महाद्वीपों में फैले हुए साम्राज्य के बारे में। वो कौन सा साम्राज्य था जो तीन महाद्वीपों में फैला हुआ था? तो वो रोम साम्राज्य था, जो कि तीन भागों में तीन महाद्वीपों में फैला हुआ था। यहाँ पर मैंने जो इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं उन्हें हाईलाइट कर लिया है। अगर आप चाहें तो आप भी अपने बुक्स में हाईलाइट कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशन टाइम पे उसे अच्छी तरह से रिवीजन कर पाएँ। यहाँ लिखा है रोम साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। इसके विशाल राज्य क्षेत्र में आज का अधिकांश यूरोप और उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र यानी पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था। अब रोम साम्राज्य तो दूर दूर तक फैला हुआ था और ये भी बात पता है कि वो तीन महाद्वीपों में फैला हुआ था। आखिर वो तीन महाद्वीप कौन कौन से थे? तो यहाँ पर लिखा है कि आज का जो अधिकांश यूरोप है और उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र यानी पश्चिमी एशिया का उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र यानी वो क्षेत्र जो फर्टाइल थी यानी कि उपजाऊ थी, और वो किस शेप में थी? अर्धचंद्राकार। और इसके अलावा उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था। यानी कि रोम साम्राज्य यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ था। ये साम्राज्य अनेक स्थानीय संस्कृतियों तथा भाषाओं के वैभव से संपन्न था। वहाँ स्त्रियों की कानूनी स्थिति काफ़ी सुदृढ़ थी। अब जो रोम साम्राज्य था वहाँ पर बहुत सारी संस्कृतियाँ थी, वहाँ पर बहुत सारे कल्चर थे और भाषा भी बहुत सारे थे। बहुत सारी संस्कृति और भाषाओं से रोम साम्राज्य संपन्न था। और वहाँ पर स्त्रियों की जो कानूनी स्थिति थी यानी कानून की तरफ से जो राइट्स मिले हुए थे स्त्रियों को, वो काफ़ी अच्छी थी और सुदृढ़ थी। लेकिन वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ दास श्रम के बल पर चलती थी, जिस वजह से जनता का अच्छा खासा भाग स्वतंत्रता से वंचित रह जाता था। लेकिन रोम साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी, अब अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो सिंपल लैंग्वेज में अर्थव्यवस्था बाजार से जुड़ा हुआ होता है, मार्केट से जुड़ा हुआ होता है और पैसे से जुड़ा हुआ होता है, राइट। अगर जिस क्षेत्र में अच्छी मार्केट होगी, अच्छा बिजनेस होगा, अच्छा वहाँ पर जो पैसे का लेन देन होगा, लोग अमीर होंगे, गरीब नहीं होंगे, तो वहाँ पर अर्थव्यवस्था अच्छी मानी जाती है। अब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर लोग बिल्कुल गरीब हैं, तो क्या वहाँ पर अर्थव्यवस्था अच्छी होगी? नहीं। इसलिए ऐसा क्षेत्र जहाँ पर मार्केट हो, बिजनेस हो, अच्छा व्यवसाय हो, जहाँ पर लोग अमीर हो, तो वहाँ उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था अच्छी मानी जाती है। इसलिए यहाँ कहा है कि जो रोम साम्राज्य की अर्थव्यवस्था थी वो बहुत कुछ दास श्रम के बल पर चलती थी, यानी गुलामों के मेहनत के बल पर चलती थी। वहाँ पर लोग गुलाम रखा करते थे, मनुष्यों को, इंसानों को गुलाम बनाकर रखते थे और उनसे ही काम लेते थे, जिस वजह से जनता का अच्छा खासा भाग स्वतंत्रता से वंचित रह जाता था। यानी कि उस क्षेत्र में जो जनता थी, उस जनता में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो गुलाम थे, जो गुलामी की ज़िंदगी जीते थे, और इस वजह से वहाँ पर उस क्षेत्र का अच्छा खासा भाग स्वतंत्रता यानी आज़ादी से वंचित रह जाती थी। अब गुलाम जो थे वो गुलाम ही थे, वो स्वतंत्र नहीं थे। वो अपने मतलब से, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी नहीं गुजार पाते थे। वो अपने मालिकों के ऑर्डर पर ही काम किया करते थे, इसलिए वो स्वतंत्रता से वंचित रह जाते थे। 5वीं शताब्दी और उसके बाद के समय से पश्चिम में साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन अपने पूर्वी आधे भाग में अखंड और अत्यंत समृद्ध बना रहा। अब रोम साम्राज्य के बारे में ये कहा गया है कि 5वीं शताब्दी और उसके बाद का जो वक्त था, उसमें रोम साम्राज्य का जो पश्चिम की तरफ का हिस्सा था, वहाँ का साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। लेकिन रोम साम्राज्य का पूर्वी भाग यानी पूर्वी से
पूरब की तरफ जो भाग था, पूर्वी आधे भाग में रोम साम्राज्य अखंड और अत्यंत समृद्ध बना रहा, यानी वहाँ पर वो डेवलप था। आगे लिखा है, रोम के इतिहासकारों के पास स्रोत सामग्री का विशाल भंडार है। अब रोम साम्राज्य के बारे में ऐसे तो सोर्सेज होंगे जो रोम साम्राज्य के बारे में पता लगता है, रोम साम्राज्य के बारे में जानकारी देता है। तो सोर्सेज के बारे में अगर बात करें तो रोम के इतिहासकारों के पास स्रोत सामग्री यानी जो सोर्सेज हैं उनका विशाल भंडार है। उनके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं जिससे रोम साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस संपूर्ण स्रोत सामग्री को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अब रोम के इतिहासकारों के पास जो स्रोत सामग्री है उसे कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है पाठ्य सामग्री, दूसरा है प्रलेख या दस्तावेज और तीसरा है भौतिक अवशेष। अब पाठ्य सामग्री किसे कहते हैं? ऐसे सोर्सेज जिससे पढ़कर रोम साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त हो। दूसरा प्रलेख या दस्तावेज, अब उस वक्त व्यवसायी थे, डॉक्यूमेंट्स रखते होंगे, लेखा जोखा होता होगा, बहुत सारे हिसाब किताब होते होंगे, राजा अपने डॉक्यूमेंट्स बनाते होंगे। तो वहाँ पर जो रोम साम्राज्य में जितने डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते थे वो डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल है जिससे कि रोम साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और तीसरा है भौतिक अवशेष। अब भौतिक अवशेष में क्या है? जैसे महल, मंदिर और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके टुकड़े पाए गए, जिनका अवशेष पाया गया और इससे भी रोम साम्राज्य के बारे में पता चलता है। तो जो सोर्सेज हमारे पास हैं, रोम के इतिहासकारों के पास हैं और जिससे हमें ये पता चलता है कि रोम साम्राज्य उस वक्त कैसा था, उसे ऐसे सोर्सेज को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला क्या है? पाठ्य सामग्री, दूसरा क्या है? प्रलेख या दस्तावेज और तीसरा क्या है? भौतिक अवशेष। पाठ्य स्रोतों में शामिल हैं। अब पाठ्य स्रोत जो है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास जिसे वर्ष वृत्तांत कहा जाता था, क्योंकि ये वृत्तांत प्रतिवर्ष लिखे जाते थे। पत्र, व्याख्यान, प्रवचन, कानून आदि। पाठ्य स्रोतों में क्या क्या शामिल है? तो उस वक्त यानी रोम साम्राज्य में ऐसे व्यक्ति भी थे जो कि उस वक्त के इतिहास को लिखा करते थे और उस वक्त के इतिहास को वर्ष वृत्तांत कहा जाता था, क्योंकि ये वृत्तांत हर साल लिखे जाते थे। और इसके अलावा पत्र, व्याख्यान, प्रवचन, कानून आदि पाठ्य सामग्री के सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है दस्तावेजी स्रोत यानी डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स जो होते थे वो पेपायरस पेड़ के पत्तों आदि पर लिखी जाती थी जो पांडुलिपियों के रूप में मिलते हैं। पेपायरस एक सरकंडा जैसा पौधा था जो मिस्र में नील नदी के किनारे उगा करता था और उसी से लेखन सामग्री तैयार की जाती थी, यानी लिखने की जो सामग्री थी उसी पेपायरस पौधे से तैयार की जाती थी। नेक्स्ट है भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेषों में अनेक प्रकार की चीज़ें शामिल हैं जो मुख्य रूप से पुरातत्वविदों को खुदाई और क्षेत्र सर्वेक्षण आदि के जरिए अपनी खोज में मिलती हैं, जैसे इमारतें, स्मारक और अन्य प्रकार की संरचनाएं, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पच्चीकारी का सामान, यहाँ तक कि संपूर्ण भूदृश्य जैसे हवाई छायांकन द्वारा प्राप्त। भौतिक अवशेषों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं जो पुरातत्वविदों को खुदाई और सर्वे के दौरान मिली हैं, जैसे कि इमारत, स्मारक और दूसरे प्रकार की संरचनाएं, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पच्चीकारी का सामान, यहाँ तक कि पूरा भूदृश्य। पुरातत्वविदों को भूदृश्य एरोप्लेन से वो प्राप्त करते हैं, यानी एरोप्लेन की मदद से वो जाते हैं और नीचे का जो भूदृश्य है वो प्राप्त करते हैं। आगे लिखा है, ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 630 के दशक तक की अवधि में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक के विशाल क्षेत्र में 2 सशक्त साम्राज्यों का शासन था। अब ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था तो उस जन्म से लेकर के 7वीं शताब्दी के पहले आधे दशक तक की टाइम में जो अधिकांश यूरोप थी, उत्तरी अफ्रीका थी और मध्य पूर्व तक के विशाल क्षेत्र में 2
ऐसे साम्राज्यों का शासन था जो बहुत ही ज़्यादा सशक्त था और डेवलप था। ये जो दो साम्राज्य थे वो कौन से थे? ये दो साम्राज्य थे रोम और ईरान। रोम तथा ईरान के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे, यानी कि कॉम्पिटिटिव थे, एक दूसरे के खिलाफ थे, एक दूसरे के दुश्मन थे और अपने इतिहास के अधिकांश काल में वे आपस में लड़ते रहे। और ज़्यादातर समय जितना भी उन्होंने साम्राज्य में शासन किया था उस वक्त तक वो ज़्यादातर समय आपस में ही लड़ते रहे थे, रोम और ईरान। उनके साम्राज्य एक दूसरे के बिल्कुल पास थे। अब जो रोम साम्राज्य था और जो ईरान साम्राज्य था वो एक दूसरे के बिल्कुल पास थे और एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, एक दूसरे के दुश्मन थे। उन्हें भूमि की एक संकरी पट्टी जिसके किनारे फरात नदी बहा करती थी अलग करती थी। अब वो कितने पास थे? तो उन्हें जैसे कि एक देश का बॉर्डर होता है उसी तरह से रोम और ईरान का भी बॉर्डर था। वो कौन सा बॉर्डर था? तो ज़मीन की एक संकरी पट्टी, यानी एक नैरो, एक लाइन जिसके किनारे फरात नदी बहा करती थी, वही रोम और ईरान साम्राज्य को अलग करती थी। रोम का भूमध्य सागर और उत्तर तथा दक्षिण की दोनों दिशाओं में सागर के आसपास स्थित सभी प्रदेशों पर प्रभुत्व था। अब जो रोम साम्राज्य था वो भूमध्य सागर पर उसका अधिकार तो था ही, उसका प्रभुत्व था ही, और साथ ही साथ उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में, यानी जहाँ रोम फैला हुआ था, जहाँ तक रोम साम्राज्य फैला हुआ था, रोम साम्राज्य के उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में सागर के आसपास जितने भी प्रदेश थे उन पर भी रोम साम्राज्य का प्रभुत्व था। उत्तर में साम्राज्य के सीमा का निर्धारण दो महान नदियों राइन और डैन्यूब से होता था और दक्षिणी सीमा सहारा नामक अति विस्तृत रेगिस्तान से बनती थी। अब रोम साम्राज्य की जो सीमा थी, जो बॉर्डर था, वो उत्तर में किस तरह निर्धारण होता था? तो रोम साम्राज्य का बॉर्डर का निर्धारण उत्तर में दो महान नदियों राइन और डैन्यूब से होता था और दक्षिण की तरफ बॉर्डर का निर्धारण सहारा नाम के बहुत बड़े रेगिस्तान से बनती थी। इस प्रकार इस अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में रोम साम्राज्य फैला हुआ था। आगे लिखा है, दूसरी ओर कैस्पियन सागर के दक्षिण से पूर्वी तक का समूचा इलाका और कभी-कभी अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भी ईरान के नियंत्रण में थे। दूसरी ओर कैस्पियन सागर के दक्षिण से पूर्वी अरब तक का जितना इलाका था और कभी-कभी अफगानिस्तान का जो कुछ हिस्सा था वो भी ईरान के नियंत्रण में थे। इन दो महान शक्तियों ने दुनिया के उस अधिकांश भाग को आपस में बांट रखा था जिसे चीनी लोग ताचीन, बृहत्तर चीन या मोटे तौर पर पश्चिम कहा करते थे। अब एक तरफ था रोम साम्राज्य, दूसरी तरफ था ईरान साम्राज्य। अब ये जो दोनों साम्राज्य थे ये दोनों महान शक्ति थे और उसने दुनिया के ज़्यादातर भाग को आपस में बांट रखा था। एक भाग रोम साम्राज्य की तरफ और दूसरा भाग ईरान साम्राज्य की तरफ, यानी ज़्यादातर भाग को रोम साम्राज्य और ईरान साम्राज्य ने आपस में बांट रखा था, जिसे चीनी लोग क्या कहते थे? ताचीन, यानी बृहत्तर चीन या फिर मोटे तौर पर पश्चिम कहा करते थे। अब हम लोग साम्राज्य का आरंभिक काल पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पर दो चरणों में बांटा जा सकता है। पहला है पूर्ववर्ती और दूसरा है परवर्ती। इन दोनों चरणों के बीच तीसरी शताब्दी का समय आता है, यानी ये पूर्ववर्ती और ये परवर्ती, और इन दोनों के बीच में तीसरी शताब्दी का समय आता है जो उन्हें दो ऐतिहासिक भागों में विभाजित करता है। तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की संपूर्ण अवधि को, यानी तीसरी शताब्दी के मेन भाग तक के पूरे अवधि को, पूरे समय को पूर्ववर्ती साम्राज्य और उसके बाद की अवधि को, यानी उसके बाद के समय को
परवर्ती साम्राज्य कहा जा सकता है। रोमन साम्राज्य ऐसे क्षेत्रों तथा संस्कृतियों का एक मिला जुला रूप था जो कि मुख्यतः सरकार की एक साझी प्रणाली द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। रोमन साम्राज्य में कई क्षेत्र थे, कई संस्कृतियां थीं यानी कल्चर थे, लेकिन वो अलग अलग होने के बाद भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। अब वो एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए थे, तो वहाँ की जो सरकार थी उनकी ऐसी प्रणाली थी, उनकी ऐसी सिस्टम थी जिसके सहारे, जिसकी मदद से ऐसे क्षेत्र और ऐसी संस्कृतियां आपस में जुड़े हुए थे। साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थीं, लेकिन प्रशासन के प्रयोजन हेतु लातिनी तथा यूनानी भाषाओं का ही प्रयोग होता था। रोमन साम्राज्य में कई तरह की भाषाएं बोली जाती थीं, लेकिन सरकारी कामकाज के लिए दो भाषा, लातिनी और यूनानी भाषा का ही यूज़ होता था। प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे प्रिंसिपेट कहा जाता था। अब जो रोमन साम्राज्य था उसका पहला सम्राट कौन था? ऑगस्टस। और ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उस राज्य को क्या कहा जाता था? प्रिंसिपेट। सेनेट वो निकाय था जिसने उन दिनों में जब रोम एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र था, सत्ता पर अपना नियंत्रण रखता था। रोम में सेनेट नामक संस्था का अस्तित्व कई शताब्दियों तक रहा था। वह एक ऐसी संस्था थी जिसमें कुलीन एवं अभिजात वर्गों यानी मुख्यतः रोम के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व था, लेकिन आगे चलकर उसमें इतालवी मूल के जमींदारों को भी शामिल कर लिया गया था। अब यहाँ पर जो सेनेट वर्ड है वो सेनेट वर्ड किसके लिए यूज़ होता है इसे पहले जान लेते हैं। तो हालांकि जो ऑगस्टस थे वो उस रोम साम्राज्य के शासक थे और सत्ता के वास्तविक स्रोत थे, लेकिन इस कल्पना को बनाए रखा गया कि वो सिर्फ एक प्रमुख नागरिक है, यानी कि वो एक पहले सिटीजन है, प्रमुख नागरिक है, जिसे लातिनी भाषा में प्रिंसेप्स कहा जाता है। वो निरंकुश शासक नहीं थे। ऐसा सेनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए किया गया था, क्योंकि जो सेनेट था वो उस वक्त रोम साम्राज्य रिपब्लिक यानी गणतंत्र था और उस वक्त सेनेट ही था जो सत्ता पर अपना कंट्रोल बनाए रखा था। और इस वजह से सेनेट को इज्जत देने के लिए जो ऑगस्टस थे, जो प्रथम सम्राट थे रोम साम्राज्य के, उनको सिर्फ प्रमुख नागरिक कहा जाता था। हालांकि वो एक शासक थे और सत्ता के वास्तविक स्रोत थे, लेकिन फिर भी उन्हें प्रमुख नागरिक कहा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि सेनेट को इज्जत देने के लिए ऐसा किया गया था। अब सेनेट क्या था? सेनेट जो था वो एक ऐसा सिस्टम था, एक ऐसा निकाय था जब रोम साम्राज्य रिपब्लिक था यानी कि गणतंत्र था, तो उस वक्त के सत्ता पर अपना कंट्रोल बनाए कौन रखता था? सेनेट रखता था। रोम में सेनेट नामक संस्था का अस्तित्व कई शताब्दियों तक रहा था। रोम में जो सेनेट संस्था थी उसका अस्तित्व कई शताब्दियों तक रहा, कई सालों तक उसका अस्तित्व बना रहा था। वह एक ऐसी संस्था थी, यानी सेनेट एक ऐसी संस्था थी जिसमें कुलीन एवं अभिजात वर्गों यानी मुख्यतः रोम के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व था। यानी कि सेनेट एक ऐसी संस्था थी जिसमें कैसे लोग थे? उसमें कुलीन लोग थे, अभिजात वर्ग के लोग थे। अब ये कुलीन और अभिजात वर्ग किसे कहा जाता है? तो रोम के धनी परिवारों को यानी अमीर परिवारों को। लेकिन आगे चलकर उसमें इतालवी मूल के ज़मींदारों को भी शामिल कर लिया गया था। लेकिन आगे चलकर इतालवी मूल के ज़मींदारों को भी सेनेट में शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट है सम्राट और सेनेट के बाद साम्राज्यिक शासन की एक अन्य प्रमुख संस्था सेना थी। राजा के साथ साथ सेनेट और उसके बाद उस शासन को चलाने के लिए एक और संस्था थी। क्या थी वो? सेना थी।
रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था। व्यावसायिक सेना किसे कहा जाता है? उस सेना को कहा जाता है जिसे वेतन दिया जाए, जिसे सैलरी दिया जाता था। तो रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी, यानी हर एक सैनिक को, हर एक सोल्जर को सैलरी दिया जाता था और न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी। रोम की सेना की एक खासियत ये थी कि हर एक सैनिक को वेतन दिया जाता था, सैलरी दिया जाता था, और दूसरा कि कम से कम 25 सालों तक सेना में अपनी सेवा देनी पड़ती थी। एक वेतनभोगी सेना का होना निसंदेह रोमन साम्राज्य की अपनी एक खास विशेषता थी, और एक ऐसी सेना जिसमें सभी सैनिकों को वेतन दिया जाता था, तो निसंदेह कोई शक नहीं कि इसमें रोमन साम्राज्य की अपनी एक खास विशेषता थी। यानी रोमन साम्राज्य की ये भी एक विशेषता थी कि वहाँ के सेना को सैलरी दिया जाता था। रोम साम्राज्य की सेना में सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय थी, यानी वो एक थे, जिसमें चौथी शताब्दी तक लगभग 6 लाख सैनिक थे और उसके पास निश्चित रूप से सम्राटों का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति थी। यानी रोम साम्राज्य की सेना के पास राजाओं के भाग्य का डिटरमाइन करने के लिए, उनके भाग्य को निर्धारित करने की शक्ति थी। सैनिक बेहतर वेतन और सेवा शर्तों के लिए लगातार आंदोलन करते रहते थे। रोम साम्राज्य की सेना अच्छी वेतन और सेवा शर्तों के लिए लगातार आंदोलन करती रहती थी। ऑगस्टस से तिबेरियस द्वारा प्राप्त किया गया साम्राज्य पहले ही इतना लंबा चौड़ा था कि इसमें और अधिक विस्तार करना अनावश्यक प्रतीत होता था। तिबेरियस कौन था? ऑगस्टस के द्वारा गोद लिया गया बेटा, यानी कि ऑगस्टस ने तिबेरियस को गोद लिया था, और ऑगस्टस से प्राप्त किया गया साम्राज्य इतना लंबा चौड़ा था कि तिबेरियस को इसमें अधिक विस्तार करना अनावश्यक प्रतीत होता था। वास्तव में ऑगस्टस का शासनकाल शांति के लिए याद किया जाता है, क्योंकि इस शांति का आगमन दशकों तक चले आंतरिक संघर्ष और सदियों की सैनिक विजय के पश्चात हुआ था। जो ऑगस्टस का शासनकाल था उसे शांति के लिए याद किया जाता है। उसके शासनकाल को शांति के लिए क्यों याद किया जाता है? क्योंकि इस शांति का आगमन, ये जो शांति आया था, वो दशकों तक, यानी कि कई सालों तक चलते रहने वाले जो आंतरिक संघर्ष थे, यानी जो आपसी लड़ाई थी, और सदियों की सैनिक विजय के पश्चात हुआ था। यानी कई सालों की सैनिक विजय, सैनिकों ने जीत हासिल की थी, उसके पश्चात हुआ था। इसके बाद ही ऑगस्टस के शासनकाल में शांति आई थी, और ऑगस्टस का शासनकाल शांति के लिए याद किया जाता है। साम्राज्य के प्रारंभिक विस्तार में एकमात्र अभियान सम्राट ट्राजान ने 113 से 17 ईस्वी में चलाया, जिसके द्वारा उसने फरात नदी के पार के क्षेत्रों पर निरर्थक कब्जा कर लिया था। रोम साम्राज्य के शुरुआत में विस्तार करने के लिए एक सम्राट ने सोचा था, और वो सम्राट कौन सा था? ट्राजान था। उसने साम्राज्य के विस्तार के लिए अभियान चलाया, और कब चलाया? 113 से 17 ईस्वी में, जिसके द्वारा उसने फरात नदी के पार के क्षेत्रों पर, यानी फरात नदी के पार के जो इलाके थे उस पर बेकार में कब्जा कर लिया था। लेकिन उसके उत्तराधिकारियों ने उन इलाकों को छोड़ दिया। लेकिन ट्राजान के जो उत्तराधिकारी थे, जो बेटे थे, उन लोगों ने उन इलाकों को छोड़ दिया था। जब रोम अपने चरमोत्कर्ष पर था, रोमन साम्राज्य स्कॉटलैंड से आर्मेनिया की सीमाओं तक और सहारा से फरात और कभी-कभी उससे भी आगे तक फैला हुआ था। जब रोम साम्राज्य ऊंचाई पर था तो वो कहाँ-कहाँ तक फैला हुआ था? रोमन साम्राज्य स्कॉटलैंड से आर्मेनिया की सीमाओं तक, यानी कि बॉर्डर तक, और सहारा रेगिस्तान से फरात और कभी-कभी उससे भी आगे तक फैला हुआ था। अब ये क्वेश्चन उठता है कि अगर रोम साम्राज्य इतने दूर दूर के इलाकों तक फैला हुआ था, तो उस वक्त का जो शासन व्यवस्था था उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता था? राजा कैसे अपनी शासन व्यवस्था को कंट्रोल करते थे, उसे नियंत्रण करते थे? तो इसके बारे में लिखा है, संपूर्ण साम्राज्य में दूर दूर तक अनेक नगर स्थापित किए गए थे। यानी रोमन साम्राज्य में दूर दूर तक कई नगर,
कई शहर बसाए गए थे जिनके माध्यम से समस्त साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जाता था और इन्हीं नगरों के माध्यम से समस्त साम्राज्य पर कंट्रोल रखा जाता था। भूमध्य सागर के तटों पर स्थापित बड़े शहरी केंद्र जैसे कार्थेज, सिकंदरिया तथा एंटिओक इनमें सबसे बड़े थे। अब भूमध्य सागर के तटों पर बड़े बड़े शहर बसे हुए थे और उन शहरों के क्या नाम थे? कार्थेज, सिकंदरिया और एंटिओक। सभी शहरों से बड़े शहर थे, साम्राज्यिक प्रणाली के मूल आधार थे और ये शहर साम्राज्यिक प्रणाली के मूल आधार थे, साम्राज्य के सिस्टम के मेन आधार थे। इन्हीं शहरों के माध्यम से सरकार प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाने में सफल हो पाती थी और इन्हीं शहरों के मदद से जो सरकार थी यानी जो राजा कंट्रोल किया करते थे, वहाँ की जो ग्रामीण क्षेत्र थे, वहाँ की जो गांव थी, उन गांवों पर टैक्स लगाने में वो सक्सेस हो पाती थी। किनकी मदद से? शहरों के माध्यम से, जिनसे साम्राज्य को अधिकांश धन संपदा प्राप्त होती थी। और जो साम्राज्य था ग्रामीण क्षेत्रों पर जब कर लगाती थी तो उनसे ही ज़्यादातर धन संपदा प्राप्त होती थी। सार्वजनिक स्नान गृह रोम के शहरी जीवन की एक खास विशेषता थी। शहरी लोगों को उच्च स्तर के मनोरंजन उपलब्ध थे। उदाहरणार्थ, एक कैलेंडर से हमें पता चलता है कि एक वर्ष में कम से कम 176 दिन वहाँ कोई ना कोई मनोरंजक कार्यक्रम या प्रदर्शन अवश्य होता था। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरी शताब्दी का संकट, यानी रोम साम्राज्य में तीसरी शताब्दी में कौन कौन से संकट आए थे। यहाँ पहला लिखा है, यदि पहली और दूसरी शताब्दियाँ कुल मिलाकर शांति, समृद्धि तथा आर्थिक विस्तार की प्रतीक थी, यानी कि पहली और दूसरी शताब्दी में शांति थी, समृद्धि थी, आर्थिक विस्तार था, अच्छी मार्केट थी, तो तीसरी शताब्दी में आंतरिक तनाव के पहले बड़े संकेत लेकर सामने आए। लेकिन जैसे ही तीसरी शताब्दी स्टार्ट होता है, जैसे ही तीसरी शताब्दी आती है, तो वहाँ पर संकट आते हैं, कुछ ऐसे तनाव आते हैं। 230 के दशक से साम्राज्य ने स्वयं को कई मोर्चों पर जूझता हुआ पाया। अब जब 230 का दशक था तो उस वक्त रोम साम्राज्य ने खुद को ऐसे कई मोर्चों पर खुद को जूझता हुआ पाया जब उनके ऊपर संकट था। अब वो कौन कौन से संकट थे? ईरान में 225 ईस्वी में अपेक्षाकृत एक अधिक आक्रामक वंश उभर कर सामने आया। यहाँ लिखा है कि ईरान में एक वंश था जो कि बहुत आक्रामक था और वो कब उभर कर सामने आया था? 225 ईस्वी में। वो इतना आक्रामक था और उसके वंश को उसके जो वंश थे वो लोग खुद को ससानी कहते थे। यहाँ पर याद कर लीजिएगा कि आक्रामक जो वंश थे जो 225 ईस्वी में उभर कर सामने आए ईरान में, उस वंश को यानी वे वंश खुद को ही ससानी कहा करते थे और केवल 15 वर्षों के भीतर ये तेज़ी से फरात की दिशा में फैल गया और वो लोग इतने आक्रामक थे कि 15 साल के अंदर ही वो फरात की दिशा में फैल जाते हैं। आगे लिखा है, कई जर्मन मूल की जनजातियों अथवा राज्य समुदायों, जिनमें से प्रमुख एल्मनाई, फ्रैंक और गोथ थे, ने राइन तथा डैन्यूब नदी की सीमाओं की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। अब जो जर्मन के जो मूल निवासी थे, मूल जनजाति थी या फिर जो राज्य समुदाय थे, जिनमें प्रमुख कौन थे? एल्मनाई, फ्रैंक और गोथ। उन लोगों ने राइन तथा डैन्यूब नदी की जो बॉर्डर थी उसकी ओर उन लोगों ने बढ़ना शुरू कर दिया और 233 से 280 तक की समूची अवधि में उन प्रांतों की पूरी सीमा पर बार बार आक्रमण हुए जो काला सागर से लेकर आल्प्स और दक्षिणी जर्मनी तक फैले हुए थे। और यहाँ लिखा है कि 233 से 280 तक की ये जितनी लंबी टाइम थी, इस टाइम में उन प्रांतों की वो जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों की पूरी सीमा यानी पूरे के पूरे बॉर्डर पर बार बार आक्रमण हुए, हमला हुआ, जो काला सागर से लेकर आल्प्स और दक्षिणी जर्मनी तक फैले हुए थे। और ये बॉर्डर कहाँ कहाँ तक फैले हुए थे? ये बॉर्डर काला सागर से लेकर आल्प्स पर्वत और दक्षिणी जर्मनी तक फैले हुए थे। रोम वासियों को डैन्यूब से आगे का क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब इतना सारा आक्रमण
किया जा रहा था। इस वजह से रोम के जो वासी थे उनको डैन्यूब से आगे का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को छोड़ने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा, जबकि इस काल के सम्राट उन लोगों के विरुद्ध लगातार युद्ध करते रहे। जबकि इस वक्त के जो राजा थे, ये राजा उन लोगों के विरुद्ध जो आक्रमण कर रहे थे उन लोगों के विरुद्ध लगातार वे युद्ध करते रहे, जिन्हें रोमवासी विदेशी बर्बर कहा करते थे। जिन्हें रोमवासी किसे का क्या कहा करते थे? विदेशी बर्बर, राइट। और विदेशी बर्बर ही रोमवासियों पर यानी कि उनके सीमाओं पर आक्रमण कर रहे थे। तीसरी शताब्दी में थोड़े थोड़े अंतर से अनेक सम्राट 47 वर्षों में 25 सम्राट सत्तासीन हुए, जो इस तथ्य का स्पष्ट सूचक है कि इस अवधि में साम्राज्य को बेहद तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ा। अब तीसरी शताब्दी में कितना तनाव था, कितना संकट था, वो इस बात से जाहिर होता है कि थोड़े थोड़े अंतर से यानी थोड़े थोड़े टाइम में ही अनेकों सम्राट सत्तासीन हुए यानी गद्दी पर बैठे। यानी 47 साल में कम से कम 25 सम्राट, 47 सालों में 25 राजा गद्दी पर बैठे। और ये इस बात का सबूत है कि ये जो वक्त था, तीसरी शताब्दी का जो वक्त था, उसमें साम्राज्य को, जो रोम साम्राज्य था, उसको बेहद तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रोम साम्राज्य में लिंग साक्षरता और संस्कृति कैसी थी। रोमन समाज की अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक विशेषताओं में से एक विशेषता ये थी कि उन दिनों एकल परिवार का व्यापक रूप से चलन था। अब रोमन समाज में बहुत सारी खासियत थी, बहुत सारी विशेषता थी। उन सभी विशेषताओं में एक विशेषता ये थी, एक कैरेक्टरिस्टिक्स थी, एक खासियत ये थी कि वहाँ की जो फैमिली थी वो एकल परिवार को वैल्यू देती थी, यानी न्यूक्लियर फैमिली थी। दासों को परिवार में सम्मिलित किया जाता था क्योंकि रोमवासियों के लिए परिवार की यही अवधारणा थी। अब जो गुलाम थे उन गुलामों को फैमिली में शामिल किया जाता था क्योंकि जो रोमवासी थे उनके लिए परिवार की यही अवधारणा थी कि दासों को वो परिवार में सम्मिलित करना। आगे लिखा है सामान्यतः गणतंत्र के परवर्ती काल यानी प्रथम शती ईसा पूर्व तक विवाह का रूप ऐसा था कि पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं किया करती थी, किंतु अपने पैतृक परिवार में वो अपने पूरे अधिकार बनाए रखती थी। अब यहाँ लिखा गया है कि गणतंत्र के परवर्ती काल, उसमें जो विवाह का कैसा चलन था, उस वक्त विवाह का ऐसा चलन था, ऐसा रूप था कि जो पत्नी होती थी वो अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं किया करती थी, यानी उसका वो कंट्रोल में नहीं कर रखती थी, अपने हक में नहीं रखती थी। लेकिन उसका जो पिता के परिवार में वो संपत्ति के ऊपर अपने पूरे अधिकार बनाए रखती थी। महिला का दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास चला जाता था। जब लड़की की शादी हो जाया करती थी और दहेज में जो भी संपत्ति उसे मिलती थी तो वो जो दहेज होती थी वो शादी के समय ही उसके पति के पास चला जाता था, किंतु महिला अपने पिता का मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी। लेकिन जो लड़की थी वो अपने पिता की मेन उत्तराधिकारी बनी रहती थी और अपने पिता की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति की स्वतंत्र मालिक बन जाती थी। यानी कि जो महिला हुआ करती थी वो अपने पिता की मेन उत्तराधिकारी बनी रहती थी, अपने पिता के संपत्ति पर उसका पूर्ण अधिकार था और अपने पिता की मृत्यु होने पर अपने पिता की संपत्ति की स्वतंत्र मालिक बन जाती थी। इस प्रकार रोम की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व व संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे। तो इस तरह से जो रोम की महिलाएं थी उनको संपत्ति के स्वामित्व यानी कि जो संपत्ति थी उस पर अधिकार और उसको चलाने में व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे। अब हम लोग तलाक के बारे में पढ़ेंगे। तलाक देना अपेक्षाकृत आसान था और इसके लिए पति अथवा पत्नी द्वारा केवल विवाह भंग करने के इरादे की सूचना देना ही काफ़ी था। यानी रोम साम्राज्य में तलाक देना आसान था और तलाक के लिए पति या फिर पत्नी को
विवाह भंग करने के इरादे की यानी तलाक के इरादे की इंफॉर्मेशन देना ही काफ़ी था, सूचना देना ही काफ़ी था। दूसरी ओर पुरुष 28 से 29, 30 से 32 की आयु में विवाह करते थे, जबकि लड़कियों की शादी 16 से 18 व 22 से 23 साल की आयु में की जाती थी। विवाह आमतौर पर परिवार द्वारा नियोजित होते थे, यानी परिवार ही विवाह करवाते थे और इसमें कोई संदेह नहीं कि महिलाओं पर उनके पति अक्सर हावी रहते थे। आगे लिखा है, पिताओं का अपने बच्चों पर अत्यधिक कानूनी नियंत्रण होता था। उदाहरणार्थ, अवांछित बच्चों के मामले में उन्हें जिंदा रखने या मार डालने तक का कानूनी अधिकार प्राप्त था। ऐसी जानकारी मिलती है कि कभी कभी पिता शिशुओं को मारने के लिए उन्हें ठंड में छोड़ देते थे। तो यहाँ क्या लिखा है कि एग्जाम्पल के लिए किस तरह से पिता का अपने बच्चों के ऊपर नियंत्रण था। तो एग्जाम्पल है कि अवांछित बच्चों के मामले में ऐसे बच्चे जिन्हें वो नहीं चाहते थे, उन्हें जिंदा रखने या मार डालने तक का कानूनी अधिकार प्राप्त था। किसे प्राप्त था? पिता को ये कानूनी अधिकार प्राप्त था। ऐसी जानकारी मिलती है कि कभी कभी पिता शिशुओं को मारने के लिए यानी बच्चों को मारने के लिए उन्हें ठंड में छोड़ देते थे। काम चलाओ साक्षरता की दरें साम्राज्य के विभिन्न भागों में काफ़ी अलग अलग थीं। वहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे थे, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं थे। तो काम चलाओ साक्षरता थी और काम चलाओ साक्षरता की दरें जो थी साम्राज्य के अलग अलग भागों में काफ़ी अलग अलग थी। पोम्पोई की मुख्य गलियों की दीवारों पर अंकित विज्ञापन और समूचे शहर में अभिलेखन पाए गए हैं। मिस्र में आज भी सैकड़ों पेपायरस बचे हुए हैं जिन पर अत्यधिक औपचारिक दस्तावेज जैसे कि संविदा पत्र यानी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है आदि लिखे हुए हैं। ये दस्तावेज आमतौर पर व्यावसायिक लिपिकों द्वारा लिखे जाते थे। ये दस्तावेज अक्सर हमें ये बताते हैं कि अमुक व्यक्ति का अथवा खा पढ़ या लिख नहीं सकता, किंतु यहाँ भी साक्षरता निश्चित रूप से कुछ वर्गों के लोगों में अपेक्षाकृत अधिक व्यापक थी, जैसे कि सैनिकों, फौजी अफसरों और संपदा प्रबंधकों में। यहाँ लिखा है कि मिस्र में आज भी सैकड़ों पेपायरस बचे हुए हैं जिनमें दस्तावेज हैं, वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो डॉक्यूमेंट्स थे आमतौर पर जो बिजनेस किया करते थे उसका लेखा जोखा रखा करते थे, ऐसे लिपिकों द्वारा लिखे जाते थे। ये जो डॉक्यूमेंट्स थे अक्सर हमें ये बताते हैं कि व्यक्ति का अथवा खा पढ़ या लिख नहीं सकता, लेकिन यहाँ भी जो लिटरेसी थी, जो साक्षरता थी, निश्चित रूप से कुछ लोगों में अपेक्षाकृत अधिक व्यापक थी। जो लोग थे वो पढ़े लिखे थे, साक्षरता थी उनमें, जैसे कि सैनिक थे, फौजी अफसर थे और संपदा प्रबंधक थे। ये लोग पढ़ लिख सकते थे, ये लोग साक्षर थे। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता कई रूपों एवं स्तरों पर दिखाई देती है, जैसे धार्मिक संप्रदायों तथा स्थानीय देवी देवताओं की भरपूर विविधता, बोलचाल की अनेक भाषाएं, वेशभूषा की विविध शैलियां, तरह तरह के भोजन, सामाजिक संगठनों के रूप, जनजातीय और अन्य, यहाँ तक कि उनकी बस्तियों के अनेक रूप। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो रोम साम्राज्य थी उसमें कई कल्चर में डिफरेंसेस पाई जाती हैं। वहाँ पर कई सारे संस्कृति थी, जैसे कि धार्मिक संप्रदाय, अलग अलग धार्मिक संप्रदाय थे और वहाँ के जो देवी देवता थे वो अलग जगह पर अलग अलग तरह के थे। वहाँ की जो भाषाएं थी वो अलग अलग थीं, उनकी जो वेशभूषा थी वो भी अलग अलग थी, तरह तरह के भोजन थे और सामाजिक संगठनों के रूप जैसे जनजातीय और अन्य, यानी जो समाज बना हुआ था उस समाज में भी कई रूप थे, जैसे कि जनजातीय और दूसरे संगठन थे। यहाँ तक कि उनकी जो बस्तियाँ थी उनके भी अनेक रूप थे। अरामाइक निकटवर्ती पूर्व कम से कम फरात के पश्चिम में का प्रमुख भाषा समूह था। मिस्र में कॉप्टिक, उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक तथा बर्बर और स्पेन तथा उत्तर पश्चिमी में कॉल्टिक भाषा बोली जाती थी, परंतु इनमें बहुत सी भाषाएं संस्कृतियां पूर्णतः मौखिक थीं। वे कम से कम तब तक मौखिक रहीं जब तक उनके लिए एक लिपि का आविष्कार नहीं किया गया। मिस्र में कॉप्टिक, उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक तथा बर्बर और स्पेन तथा उत्तर पश्चिमी में केल्टिक भाषा बोली जाती थी, लेकिन इनमें से बहुत सी भाषा की संस्कृतियां, उनकी कल्चर मौखिक थी, उन्हें लिखी नहीं जाती थी और वे तब तक बोली जाती थीं जब तक कि उनके लिए एक लिपि का आविष्कार नहीं किया गया। क्योंकि जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? एक लिपि का यूज़ करके लिखते हैं।
तो उस वक्त जो भी भाषाएं बोली जाती थी, इनमें से बहुत सारी भाषाएं जो थीं वो मौखिक थीं, बोली जाती थीं, लिखी नहीं जाती थीं, और वो तब तक वो बोली जाती थी जब तक कि उनके लिए लिपि का आविष्कार नहीं किया गया। रोम साम्राज्य का आर्थिक विस्तार कैसा था, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? तो रोम साम्राज्य में बंदरगाह, खान, खदान, ईंट भट्टे, जैतून के तेल की फैक्ट्रियाँ आदि काफ़ी संख्या में थी, और इससे रोम साम्राज्य का आर्थिक आधारभूत ढांचा यानी वहाँ की आर्थिक व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। गेहूँ, अंगूरी शराब तथा जैतून का तेल इनका ज़्यादा यूज़ किया जाता था, इसलिए इनका व्यापार किया जाता था। और ये गेहूँ, अंगूरी शराब तथा जैतून का तेल कहाँ से मंगवाए जाते थे? स्पेन से, गैलिक प्रांतों, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र और इटली से मंगवाई जाती थी। और इन जगहों पर इन फसलों को उगाने के लिए जो क्लाइमेट थी वो सूटेबल थी, वहाँ की जो क्लाइमेट थी वो वहाँ की स्थितियाँ उपलब्ध थी, सर्वोत्तम स्थितियाँ थी, यानी वहाँ की जो क्लाइमेट थी बहुत अच्छी थी। शराब, जैतून का तेल तथा अन्य तरल पदार्थों की जो ढुलाई होती थी, यानी एक जगह से दूसरी जगह जब इन चीज़ों को ले जाया जाता था तो किस तरह से इन चीज़ों की ढुलाई होती थी? उन्हें मटकों या कंटेनरों में उनकी ढुलाई होती थी, और ऐसे मटकों और कंटेनरों को एम्फोरा कहा जाता था। स्पेन में जैतून का तेल निकालने का जो प्रोसेस है वो 140 से 160 ईस्वी के वर्षों में अपने चरमोत्कर्ष पर था, यानी कि जैतून का तेल काफ़ी निकाला जाता था, इसका बिजनेस किया जाता था। उन दिनों स्पेन में जो भी जैतून का तेल उत्पादित किया जाता था, उसे निकाला जाता था, वो मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में ले जाया जाता था जिसे ड्रेसल 20 कहते थे। अब ड्रेसल 20 क्यों कहते थे? क्योंकि इन कंटेनरों का नाम हेनरिक ड्रेसल नाम के पुरातत्वविद के नाम पर आधारित है, और हेनरिक ड्रेसल नाम के पुरातत्वविद ने इस किस्म के कंटेनरों का रूप सुनिश्चित किया था, यानी उनके शेप को बताया था, क्योंकि ये जो कंटेनर थे उनके अवशेष मिले थे, और उनका जो रूप था ये किसने सुनिश्चित किया था? उनके शेप को हेनरिक ड्रेसल नाम के पुरातत्वविद ने सुनिश्चित किया था, इसलिए उनके नाम पर ही इन कंटेनरों का नाम पड़ा है ड्रेसल 20। ओके, इस तरह के कंटेनरों के अवशेष कहाँ मिले हैं? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अनेक उत्खनन स्थलों पर पाए गए हैं, यानी कि भूमध्य सागरीय के जो क्षेत्र थे वहाँ पर उत्खनन स्थल थे, कई जगहों पर इस तरह के कंटेनरों के अवशेष पाए गए हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि स्पेन के जैतून के तेल का व्यापक प्रसार था, यानी जैतून के तेल का बिजनेस किया जाता था। रोम साम्राज्य में ऐसे कई क्षेत्र आते थे जो अपनी फर्टिलिटी यानी उर्वरता की वजह से बहुत प्रसिद्ध थे, जैसे कि इटली में कैम्पेनिया, सिसिली, मिस्र में फैयूम, गैलिली, बाइजेकियम यानी ट्यूनीसिया, दक्षिणी गॉल यानी जिसे गैलिया नार्बोनेंसिस कहते थे, तथा बाइटिका यानी दक्षिणी स्पेन। स्ट्रेबो और प्लिनी जैसे लेखकों के अकॉर्डिंग, उनके अनुसार ये जितने भी प्रदेश थे वो सारे प्रदेश रोम साम्राज्य के घनी आबादी वाले क्षेत्र थे, और साथ ही साथ ये धनी भागों में से कुछ थे। सबसे बढ़िया किस्म की अंगूरी शराब कैम्पेनिया से आती थी। सिसिली और बाइजेकियम रोम को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात करते थे, यानी इन जगहों से रोम साम्राज्य में गेहूं का निर्यात किया जाता था। गैलिली में गहन खेती की जाती थी। दूसरी ओर रोम क्षेत्र के ऐसे बड़े बड़े हिस्से थे जहां पर डेवलप कम हुई थी। एग्जाम्पल के लिए नुमीडिया, आधुनिक अल्जीरिया के देहाती क्षेत्रों में ऋतु प्रवास व्यापक पैमाने पर होता था, यानी इन क्षेत्रों में जो चरवाहे थे वो अपनी भेड़ बकरियों को क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चराया करते थे। चरवाहे तथा अर्धयायावार अपने साथ में अवन आकार की झोपड़ियाँ, जिन्हें मैपालिया कहते थे, उठाए इधर उधर घूमते फिरते रहते थे, क्योंकि जो चरवाहे होते थे वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग
अपने जानवरों को चराया करते थे, तो साथ में वो ओवन आकार की झोपड़ियाँ भी ले जाया करते थे और उन झोपड़ियों को क्या कहा जाता था? मैपालिया कहा जाता था। भूमध्य सागर के आसपास पानी की पावर का तरह तरह से यूज़ किया जाता था। इस काल में पानी के पावर का यूज़ करके मिलें चलाने की प्रौद्योगिकी में खासी प्रगति हुई, यानी टेक्नोलॉजी में काफ़ी डेवलपमेंट हुई। स्पेन की जो सोने और चांदी की खानें थी, उन्हें पानी के पावर से उनकी खुदाई की जाती थी और इन्हीं खानों से पहली तथा दूसरी शताब्दियों में बड़े भारी औद्योगिक पैमाने पर इन खानों से खनिज निकाले जाते थे। उस समय प्रोडक्शन का लेवल इतना ऊंचा था कि 19वीं शताब्दी तक, यानी कि लगभग 1700 वर्ष बाद भी ऐसे प्रोडक्शन के लेवल देखने को नहीं मिलते, यानी ऐसे उत्पादन का स्तर देखने को नहीं मिलते। उस वक्त इतना अच्छा प्रोडक्शन का लेवल था कि लगभग 1700 वर्ष बाद भी ऐसे प्रोडक्शन का लेवल देखने को नहीं मिलता। उस समय सुगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था थी। श्रमिकों की बात करें तो भूमध्य सागर और निकटवर्ती पूर्व पश्चिमी एशिया दोनों ही क्षेत्रों में दास्तां की जड़ें बहुत गहरी थी। लोग गुलाम थे और चौथी शताब्दी में ईसाई धर्म जब राज्य धर्म बन गया, तो उस राज्य धर्म के बनने के बाद भी इस गुलामी की प्रथा को कोई गंभीर चुनौती नहीं दी। किसने? ईसाई धर्म में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम, यानी ज़्यादातर जो श्रम था, जो मेहनत थी, वो दासों द्वारा ही किया जाता था। दासों के अलावा, गुलामों के अलावा भी बाकी लोग भी श्रम करते थे, मेहनत करते थे और उनका भी रोम की अर्थव्यवस्था में योगदान था। उन दिनों दासों को पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता था, यानी कि उनमें कैपिटल लगाया और उसी के हिसाब से उसी नज़रों से उन्हें देखा जाता था। एक और उच्च वर्ग के लोग दासों के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे, वहीं दूसरी ओर साधारण लोग यानी सिंपल लोग उनके प्रति यानी गुलामों के प्रति कहीं अधिक सहानुभूति रख सकते थे। जब पहली शताब्दी में शांति स्थापित होने लगी थी और लड़ाई झगड़े कम हो गए थे, तो उस वक्त दासों की आपूर्ति में कमी आने लगी थी। लोग गुलामों को कम रखते थे और दास श्रम का प्रयोग करने वालों को दास प्रजनन अथवा वेतनभोगी मजदूरों जैसे विकल्पों का सहारा लेना पड़ा। और जो दास श्रम का प्रयोग करते थे, यानी गुलामों की मेहनत का प्रयोग करते थे, गुलामों को रख करके अपना काम करवाते थे, वो लोग दास प्रजनन का उन्हें सहारा लेना पड़ा। यानी कि कुछ लोग ऐसे थे जो दासों को, जो गुलामों को ये कहते थे कि वो ज़्यादा बच्चे पैदा करें ताकि उनके बच्चे भी उनके गुलाम हों, या फिर वे वेतनभोगी मजदूरों जैसे विकल्पों का सहारा लेते थे। वेतनभोगी मजदूर मीन्स कि अगर कोई काम करवाना होता था तो उन्हें वेतन देते थे और फिर उनसे काम करवाते थे। वेतनभोगी मजदूर सस्ते पड़ते थे और साथ ही साथ उन्हें आसानी से छोड़ा जा सकता था और या फिर रखा जा सकता था। आगे लिखा है, दासों को आमतौर पर पैरों में जंजीर डालकर एक साथ रखा जाता था। गुलामों को कैसे रखा जाता था? उनके पैरों में जंजीर डाल दिया जाता था और उन्हें एक साथ रखा जाता था ताकि वो भाग ना सके। कामगारों को दागा जाता था, यानी जो काम करते थे उन्हें दागा जाता था। क्यों दागा जाता था? क्योंकि अगर वे भागने की कोशिश करें या छिपने की कोशिश करें तो उन्हें पहचाना जा सके और उन्हें दोबारा पकड़ा जा सके। कई निजी मालिक मालिक थे, वो अपने कामगारों के साथ यानी काम करने वालों के साथ ऋण संविदा के रूप में मीन्स उनको कर्ज देते थे और कॉन्ट्रैक्ट बनवाते थे और उस रूप में वो करार कर लेते थे ताकि वे ये दावा कर सके कि उनके कर्मचारी उनके कर्जदार हैं। यानी वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते थे कर्ज वाली, वो कर्ज देते थे और कॉन्ट्रैक्ट बनवाते थे ताकि वो ये दावा कर सके कि वो जिससे काम करवा रहे हैं वो उस मालिक के कर्जदार है। और इस तरह वे अपने कामगारों पर कड़ा नियंत्रण रखते थे, कंट्रोल रखा करते थे।
ऑगस्टीन के पत्रों में से एक पत्र से हमें ये जानकारी मिलती है कि कभी-कभी माता-पिता अपने बच्चों को 25 साल के लिए बेचकर बंधुआ मजदूर बना देते थे। वो अपने बच्चों को बेच देते थे 25 साल के लिए और उनके बच्चे मजदूर बन जाते थे। कैसे? बंधुआ मजदूर बन जाते थे, यानी कि वो उन्हें जहाँ बेचा जाता था वहाँ से वो भाग नहीं सकते थे और जिन्हें बेचा जाता था वो उनके लिए ही उन्हें काम करना पड़ता था। अब हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक श्रेणियों के बारे में। इतिहासकार टैसिटस ने प्रारंभिक साम्राज्य के प्रमुख सामाजिक समूहों का वर्णन इस प्रकार किया है। सामाजिक समूह में कौन कौन से आते थे? पहला है सेनेटर, जिसका मतलब होता है पिता। दूसरा है अश्वरोही वर्ग के प्रमुख सदस्य। अब अश्वरोही क्या होता है? अश्वरोही यानी इक्वाइट्स या नाइट वर्ग परंपरागत रूप से दूसरा सबसे अधिक शक्तिशाली और धनवान समूह था। बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और रिच थे। मूल रूप से वे ऐसे परिवार थे, ऐसे फैमिली से बिलोंग करते थे जिनकी संपत्ति यानी जिनकी दौलत, जिनकी वेल्थ उन्हें घुड़सेना में भर्ती होने की औपचारिक योग्यता प्रदान करती थी। यानी वो आसानी से घुड़सेना में भर्ती हो सकते थे, ऐसी योग्यता उनमें थी क्योंकि उनके पास संपत्ति थी, इसलिए उन्हें इक्वाइट्स कहा जाता था। सेनेटरों की तरह अधिकतर नाइट जमींदार होते थे, लेकिन सेनेटरों के विपरीत उनमें से कई लोग जहाज़ों के मालिक हुआ करते थे या फिर व्यापारी हुआ करते थे और साहूकार यानी बैंकर भी होते थे। यानी वे जो बिजनेस होती थी उन बिजनेस में वो इन्वॉल्व हुआ करते थे। जनता का सम्मानीय वर्ग जिनका संबंध महान घरानों से था। फूहड़ निम्नतर वर्ग यानी कमीनकारू जिसे प्लेब्स सॉर्डिडा कहा जाता था, जो उनके अनुसार सर्कस और थिएटर तमाशे देखने के आदी थे। और अंततः दास। ये सारे सामाजिक समूह थे। नेक्स्ट है परवर्ती साम्राज्य में चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो गई क्योंकि स्पेन को खानों से चांदी मिलनी बंद हो गई थी। लेकिन परवर्ती साम्राज्य में चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो गई क्योंकि स्पेन के जो खान थे वहां से चांदी मिलनी बंद हो गई थी और सरकार के पास चांदी की मुद्रा के चलन के लिए, उनके प्रचलन के लिए, व्यापार के लिए पर्याप्त चांदी नहीं रह गई थी। कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की और परवर्ती समूचे पुराकाल में इन मुद्राओं का भारी मात्रा में प्रचलन रहा। कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया? सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की। नेक्स्ट है साम्राज्य में भ्रष्टाचार फैला हुआ था और ये भ्रष्टाचार न्याय प्रणाली में थी, सैन्य आपूर्ति के प्रशासन में थी। जो उच्च अधिकारी हुआ करते थे और जो गवर्नर हुआ करते थे वो लूट खसोट और लालच के लिए कुख्यात हो गए। यानी कि जो उच्च अधिकारी थे और गवर्नर थे वो लालची हो गए थे, वो भ्रष्टाचारी हो गए थे, लूट खसोट करते थे। लेकिन सरकार जो थी इस तरह के भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए हमेशा वो इंटरफेयर करती थी, हस्तक्षेप करती थी। वो चाहती थी कि इस तरह के भ्रष्टाचार ना हो। रोमन राज्य तानाशाही पर आधारित था। वहाँ असहमति या आलोचना को कभी कभार ही बर्दाश्त किया जाता था। अगर कोई असहमति होती थी, अगर कोई आलोचना करता था तो कभी कभार ही उस आलोचना को बर्दाश्त किया जाता था। आम तौर पर सरकार का जो विरोध होता था उसके उत्तर में हिंसात्मक कार्रवाई होती थी। जो सरकार होती थी वो हिंसात्मक कार्रवाई करती थी, विशेष रूप से पूर्वी भाग के शहरों में जहाँ लोग अक्सर निडर होकर सम्राटों का मजाक उड़ाया करते थे, यानी राजाओं का मजाक उड़ाया करते थे। तथापि चौथी शताब्दी तक आते आते रोमन कानून की एक प्रबल परंपरा का उद्भव हो चुका था। यानी जब चौथी शताब्दी आते आते रोम का जो कानून था वो स्ट्रिक्ट हो चुका था और उसने सर्वाधिक भयंकर सम्राटों पर भी अंकुश लगाने का काम किया था। और ये ऐसा कानून था, रोमन कानून ऐसा कानून था जो उस वक्त के भयंकर सम्राट जो थे यानी जो राजा थे उस पर भी अंकुश लगाने का इस कानून ने काम किया था। सम्राट लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे, जो राजा होते थे वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे और जो नागरिक के अधिकार हुआ करते थे उसकी रक्षा के लिए, उसकी हिफाजत के लिए कानून का सक्रिय रूप से प्रयोग किया जाता था। यानी कि जो सिटीजन थे, जो नागरिक थे, उनका अधिकार बना रहे, उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, इसलिए जो कानून है वो हमेशा एक्टिव रूप से यूज़ किया जाता था।
इसलिए चौथी शताब्दी के अंतिम दशकों में एम्ब्रोस जैसे शक्तिशाली बिशपों के लिए ये संभव हो पाया, यानी ये पॉसिबल हो पाया अगर सम्राट यानी राजा आम जनता के प्रति अत्यधिक कठोर या दमनकारी हो जाए। यानी कि अगर वो जनता के साथ अच्छा बिहेव ना करें, अगर वो कठोर या दमनकारी हो जाएं, तो बिशप भी उतनी ही अधिक सख्ती से उनका मुकाबला करें। किसका मुकाबला करें? राजा का मुकाबला करें, और कानून का सहारा लेते हुए नागरिकों का जो अधिकार था उसकी रक्षा की जाती थी। अब हम लोग पढ़ेंगे परवर्ती पुराकाल के बारे में। परवर्ती पुराकाल में लोगों के धार्मिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, और वो परिवर्तन क्या थे? उन परिवर्तन में से एक था कि जो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन थे, उन्होंने ईसाई धर्म को राजधर्म बना लेने का निर्णय लिया। उन्होंने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया। और दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन ये था कि 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय हो गया था। लेकिन राज्य के ढांचे में भी उतने ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन सम्राट डायोक्लिशियन 284 से 350 के समय से प्रारंभ हुए। सम्राट डायोक्लिशियन ने देखा कि साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका है और उसके अनेक प्रदेश, अनेक ऐसे क्षेत्र थे जो सामरिक या आर्थिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इसलिए उन्होंने यानी डायोक्लिशियन ने उन हिस्सों को जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं था उनको छोड़कर साम्राज्य को थोड़ा छोटा बना लिया। उसने साम्राज्य की सीमाओं पर किले बनवाए, प्रांतों का पुनर्गठन किया और असैनिक कार्यों को सैनिक कार्यों से अलग कर दिया। यानी ऐसे काम जो सेना के नहीं थे उनको अलग कर दिया और ऐसे काम जो सेना के थे उनको अलग कर दिया। साथ ही उसने सेनापतियों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की, जिससे ये सैन्य अधिकारी अधिक शक्तिशाली समूह के रूप में उभर आए। डायोक्लिशियन ने जो भी परिवर्तन किए थे, कॉन्स्टेंटाइन ने इनमें से कुछ परिवर्तनों को पुख्ता बनाया और अपनी ओर से भी कुछ परिवर्तन किए। उसके द्वारा मुख्य रूप से मौद्रिक क्षेत्र में कुछ नए परिवर्तन किए गए। उन्होंने क्या किया था? मौद्रिक क्षेत्र में यानी जो मुद्रा उस वक्त चलती थी उसमें उन्होंने क्या चेंजेस किए थे? उन्होंने सॉलिडस नाम का एक नया सिक्का चलाया जो 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना हुआ था। ये सिक्का रोम साम्राज्य समाप्त हो गई थी लेकिन उसके बाद भी ये सिक्का चलता रहा था। सॉलिडस सिक्का बहुत बड़े पैमाने पर ढाले जाते थे और लाखों करोड़ों की संख्या में थे और लाखों करोड़ों की संख्या में सॉलिडस सिक्के का चलन था। कॉन्स्टेंटाइन का एक अन्य नवाचार था। उन्होंने एक नया विचार किया था और वो ये था कि एक दूसरी राजधानी कुस्तुनतुनिया का निर्माण, जहां तुर्की में आजकल इस्तांबुल नगर बसा हुआ है, पहले इसे बाइजेंटाइन कहा जाता था। ये नई राजधानी 3 और समुद्र से घिरी हुई थी, यानी कॉन्स्टेंटाइन ने एक नई राजधानी बनाई थी और वो क्या थी? कुस्तुनतुनिया, राइट। औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित ग्रामीण उद्योग धंधों में यानी गांव में जो उद्योग धंधे हुआ करते थे उनके बिजनेस के विकास में पर्याप्त मात्रा में पूंजी लगाई गई। इनमें तेल की मिलें और शीशे के कारखाने, पेंच की प्रेसें तथा तरह तरह की पानी की मिलें जैसी नई प्रौद्योगिकियां महत्वपूर्ण हैं। धन का अच्छा खासा निवेश पूर्व के देशों के साथ लंबी दूरी के व्यापार में किया गया, यानी जो धन था उसका निवेश किया गया, उन धन का यूज़ बिजनेस के लिए किया गया, जिससे ऐसे व्यापार का पुनरुत्थान हुआ, यानी ऐसे बिजनेस का विकास हुआ। नेक्स्ट है मिस्र में परवर्ती शताब्दियों के पेपायरस पौधे के पत्तों पर लिखे हुए सैकड़ों दस्तावेज मिले हैं, सैकड़ों डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिनसे ये पता चलता है कि उस वक्त का जो समाज था वो अपेक्षाकृत अधिक खुशहाल था, जहां मुद्रा का व्यापक रूप से इस्तेमाल होता था और ग्रामीण संप्रदायें भारी मात्रा में सोने के रूप में लाभ कमाती थी। यानी जो ग्रामीण संप्रदायें थी वो सोने के रूप में प्रॉफिट कमाती थी। यूनान और रोम वासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति बहुदेववादी थी।
यानी वो कई देवताओं की पूजा किया करते थे। ये लोग अनेक पंथों एवं उपासना पद्धतियों में विश्वास रखते थे और जुपिटर, जूनो, मिनर्वा और मॉर्स जैसे अनेक रोमन, इतालवी देवों और यूनानी तथा पूर्वी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने साम्राज्य भर में हजारों मंदिर, मठ और देवालय बना रखे थे। यानी कि जो यूनान और रोम वासी थे वो कई देवताओं की पूजा किया करते थे और इसलिए उन्होंने साम्राज्य भर में कई मंदिर, कई मठ और कई देवालय उन्होंने बना रखे थे। ये बहुदेववादी स्वयं को किसी एक नाम से नहीं पुकारते थे। रोमन साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म था, वो था यहूदी धर्म। लेकिन यहूदी धर्म भी एकाश्म यानी विविधताहीन नहीं था, अर्थात परवर्ती पुराकाल के यहूदी धर्म में अनेक विविधताएं मौजूद थीं। अतः चौथी या 5वीं शताब्दियों में साम्राज्य का ईसाईकरण एक क्रमिक एवं जटिल प्रक्रिया के रूप में हुआ। ईसाईकरण मीन्स कि जब लोगों के बीच ईसाई धर्म को फैलाया गया और एक मेन धर्म बनाया गया, यानी एक प्रमुख धर्म बनाया गया। ईसाई धर्म प्रचारक वहां प्रचलित बहुदेववादी मंत्र मतांतरों तथा धार्मिक रीति रिवाजों का लगातार विरोध करते रहे और ईसाई जनसाधारण की तुलना में बहुदेववाद की निंदा करते रहे। यानी कि जो ईसाई धर्म प्रचारक थे वो रोम साम्राज्य में प्रचलित बहुदेववादी यानी कि कई देवताओं की पूजा करने का उन्होंने लगातार विरोध किया। कई धार्मिक रीति रिवाजों का लगातार उन्होंने विरोध किया और ईसाई जनसाधारण की तुलना में बहुदेववाद की निंदा करते रहे। यानी कि उन्होंने ये निंदा किया कि कई देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। बैकग्राउंड नॉइस के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। ये नोट्स आप अपने बुक में भी अंडरलाइन या हाईलाइट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।